Hello everyone, you all are welcome in my class Anji Datta Social Science classes. जैसा आप लोग जानते हो कि मैंने आजकल जो है नेशनलिज्म इन यूरोप लेसन स्टार्ट किया हुआ है और मेरी उसकी थर्ड यूनिट शुरू हो रही है, चल रही है मतलब। और इस यूनिट में मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो मैं करा चुकी हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुई, फिर बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हुआ, और हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 3 कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रोमांटिसिज्म के बारे में मैं पढ़ाऊंगी और कि देश के अंदर नेशनलिज्म जो है वो कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे आया। और तो चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो देखिए कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म होता है, यानी राष्ट्रवाद का जो विकास है, इट डू नॉट कम ओनली अबाउट द टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर, कि आपने दूसरे देश के ऊपर अटैक किया, अपने देश की टेरिटरी जो है उसको एक्सपेंड करा, तो ये ऐसा करके ही आप जो है नेशनलिज्म को शो कर सकते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम को शो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? तो देखो, इस सेक्शन में आज की क्लास में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि भाई नेशनलिज्म जो है वो केवल नॉट ओनली कम थ्रू द वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बल्कि वो और भी चीजें हैं कि जिसके थ्रू नेशनलिज्म जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो डेवलप की जाती हैं। तो यहाँ रोमांटिसिज्म क्या है? तो सबसे पहले हम ये वर्ड जो कि हमारा टॉपिक ही है, तो हम इसका पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो देखो बच्चों, ये कल्चरल मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, एक सांस्कृतिक आंदोलन, कि भाई अगर आपको अपने देश से प्यार है तो आप अपने देश की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर, वहाँ की उसको आप कैसे शो कर सकते हैं कि पोयम के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, उनकी लैंग्वेज के थ्रू जो है आप अपने देश के प्रेम को दिखा सकते हैं, देश प्रेम को दिखा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट है विच डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, है ना, कि ये एक विशेष प्रकार से, एक विशेष तरीके से देश प्रेम की भावना को डेवलप करता है। तो कैसे करता है? देखिए कि इट क्रिटिसाइज एंड फोकस। मैंने आपको आसानी से, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन याद करने में बड़ी मुश्किल आती है, तो मैंने थोड़े से कीवर्ड निकाल के उन्हीं को एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए, ये रोमांटिसिज्म जो है ये किस चीज को तो क्रिटिसाइज कर रहा है और किन चीज के ऊपर ये फोकस कर रहा है ना, जोर दे रहा है। किसकी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और किसको हम फोकस कर रहे हैं? तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, तो एंड पोएट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो देखो, ये विज्ञान की जो महिमा, हम ग्लोरिफिकेशन हम कह रहे थे, जिसको हम कह रहे हैं, तो ग्लोरी को, उसको ये कंडेम कर रहा है, साइंस को ये कंडेम कर रहा है, रीजंस को। बल्कि फिर ये क्या, किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है? तो देखिए, ये फोकस ऑन इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। तो देखिए, इंट्यूशन क्या होता है? एक भाई अंतर भावना, एक अंतर ज्ञान। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, आप बैठे बैठे आइडिया लगा लेते हो कि भाई इस पिक्चर के एंड में ये होगा, तो वो क्या है, हमारी अंदर से आत्म चेतना क्या कह रही है, दिल क्या कह रहा है। तो ये इंट्यूशन, इसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, अंतर ज्ञान, है ना। तो ये जो है हमारे, और ये मिस्टिकल फीलिंग्स क्या हो गई, ये हमारी स्पिरिचुअल फीलिंग्स हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को, और फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग के ऊपर। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, यहाँ पर इसी तरीके के एक फिलोसोफर है, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो ये एक फिलोसोफर है, दार्शनिक है ना, बहुत लिटरेट पर्सन है। तो ही क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, है ना, कि भाई अगर आपको जर्मन की, सही मायने में हमें जर्मन कल्चर के बारे में जानकारी लेनी है, तो अगर हम जर्मनी कल्चर को जानना चाहते हैं तो हमें किनसे मिलना होगा?
ये उन्होंने कहा कि वो उसको हम दास वोल, है ना, दास वोल क्या है, जो वहाँ के कॉमन पीपल हैं जर्मन के, तो वो जर्मन की सही कल्चर हमें इन लोगों के संपर्क में आने पर, इनसे मिलने के बाद में हमें पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसने कहा है, ये जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें कि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर व्हाट ही सेड, और ये दास वोल कौन है, इन्हें हम कॉमन पीपल जो है ये भी हम कह सकते हैं। जर्मन के, अगर जर्मन कल्चर को आपको ढूंढना है, देखना है, जानना है, तो हमें उसे जानने के लिए किन लोगों से मिलना होगा, हमें दास वोल जो कि कॉमन पीपल है वहाँ के, उन लोगों के साथ में रहना होगा, तब सही मायने में हमें वहाँ की कल्चर के बारे में पता होगा। तो देखो, द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन पॉपुलराइज, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सही मायने में देश की आत्मा, देश को उन्होंने कैसे लोकप्रिय बनाया, पॉपुलराइज कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग्स, है ना, कि भाई उस कंट्री के जो लोक गीत हैं, जो वहाँ की पोएट्री है, और जो फोक डांसेस हैं, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जो है वो पॉपुलराइज, है ना। तो देश की जो सही मायने में नेशन को रिप्रेजेंट करने में वहाँ के फोक सॉन्ग का, वहाँ की पोएट्री का, और वहाँ के फोक डांसेस जो हैं, तो उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इसको उन्होंने क्या किया, वोक गाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्क गाइस। ठीक है, जिसको यानी वोल्क गाइस का मतलब क्या है, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, है ना। तो अब दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर, अब उन्होंने ये कहा कि ये जो कल्चर की जो फॉर्म्स हैं, कल्चर की फॉर्म्स क्या है, पोएट्री है, वहाँ की फोक डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, तो ये फॉर्म्स ऑफ कल्चर है, लैंग्वेज है। तो उन्होंने ये बोल रहे कि दीज फॉर्म्स ऑफ कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि अगर देश का निर्माण करना है ना, तो देश के निर्माण में वहां पर इन ये जो फॉर्म्स है कल्चर की, ये बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, आप इसको एक एग्जाम्पल से आप सुन सकते हो कि भाई वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। ठीक है, अब ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेज क्या है, कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मीन्स जो एक लैंग्वेज विच इज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल, है ना, कॉमन पीपल, ऑल द पीपल। तो ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, इट एम्फेसाइज ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोक लोर, है ना। तो भाई इनका कलेक्शन जो है भाई जहां जहां पर भी है, वहाँ की जो फोक लोर है, जो लोकगीत है, लोक साहित्य, लोक, है ना, तो उनका कलेक्शन वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, कि भाई ये हमारे देश की जो पुरानी, जो प्राचीन, है ना, जो संस्कृति है ना, स्पिरिट है, ये केवल उसके लिए ही जरूरी नहीं कि हमें जो हो चुका है हमें उसके बारे में हमें पता चलता है इन चीजों से, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि कैरी द नेशनलिस्ट मैसेज टू इलिटरेट ऑडियंस, कि भाई इन गीतों के माध्यम से, कविताओं के मीडियम से जो लोग, हमें तो प्राचीन एंशियंट कल्चर के बारे में उनके थ्रू पता चल ही रहा है, लेकिन इनसे हम जो इलिटरेट पीपल हैं, जो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कविताओं को, गीतों को तो सुन सकते हैं, तो इसके माध्यम, इसके मीडियम से हम जो है ना, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के माध्यम से हम एक एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जो है, हम उसके मैसेज को, नेशन के मैसेज को हम कैरी कर सकते हैं इलिटरेट पॉपुलेशन तक। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक पोलैंड का एग्जाम्पल मैंने आपको शॉर्ट में मैंने लिख दिया, केस ऑफ पोलैंड, है ना। पोलैंड के केस से आप इसे अच्छे से समझ सकते हो कि वे कैसे ये कल्चरल जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर जो थी, उनका क्या रोल रहा था नेशन बिल्डिंग के अंदर, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि जब इसका पार्टीशन हो गया, है ना, पोलैंड का, किन के बीच में हुआ, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, है ना, कि भाई इन तीन देशों ने, रशिया ने, प्रशिया ने और ऑस्ट्रिया ने, इन तीनों ने मिलकर के जब पोलैंड को आपस में पार्टीशन बांट लिया, तो नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो उनके देश के लोगों के बीच में ऐसा नहीं था कि भाई जिन्होंने पोलैंड का, भाई पोलैंड अगर रशिया के, प्रशिया के इनके पास चला गया तो अब ये इनकी लैंग्वेज, इनकी कल्चर को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं किया। तो इन लोगों ने नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, तो वहाँ की लैंग्वेज और म्यूजिक के थ्रू उनके अंदर अभी भी अपने देश के प्रति जो
फीलिंग जो थी लव की, देश प्रेम जो था, वो इनके थ्रू वो शो करते थे, उसको उन्होंने दिखाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अब एग्जाम्पल देखो कि कैरोल कर्पिंस्की जो थे, ही सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल। उन्होंने अपने, जब पोलैंड ने इनके डोमिनेंस से अलग होने के लिए स्ट्रगल किया, तो देखिए कैरोल कल्पिंस्की ने ही सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू इज ओपेरा। उन्होंने अपने उस आजादी की जो लड़ाई थी, नेशनल स्ट्रगल जो था, उसे उन्होंने अपने ओपेरा म्यूजिक के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू जो था वो जनता के सामने शो किया था, उसको दिखाया था। तो अगर उन्हें अपने देश से ना होती लगाव, ना अटैचमेंट होता, ना प्रेम होता, तो ऐसा क्यों करते, है ना। तो यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भी उन्होंने म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू जो था अपने के थ्रू अपने देश की कल्चर को जो है वो संभाल के रखा था। जैसे कि देखो पोलोनाइज एंड मजूरका बिकेम द नेशनल सिंबल, है ना, अब उनका एक नेशनल सिंबल है ये मजूरका जो है। अब देखिए यहाँ पर कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनल सेंटीमेंट, है ना, कि भाई लैंग्वेज का ऊपर तो मैंने आपको कल्चरल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर के बारे में बताया, यहाँ पर ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन कभी कभी केवल एक लैंग्वेज को लेकर के भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लैंग्वेज का क्या रोल रहा था नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। तो देखो यहाँ पर आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, अभी हमने ऊपर पढ़ा हमने यहाँ पर कि भाई पोलैंड को जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया वियना कांग्रेस के टाइम में, तो यहाँ पर पोलिश लैंग्वेज का फोर्स आउट, है ना, तो उन्होंने सब जगह पर जो था पोलिश लैंग्वेज को उन्होंने सब बाहर कर दिया। रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज एवरीवेयर। स्कूल में कहा कि भाई आप जो है रशियन लैंग्वेज में ही आप पढ़ाएंगे, चर्च के अंदर गैदरिंग जो होती थी, प्रेयर होती थी, वो भी आप रशियन लैंग्वेज में होगी, है ना। लेकिन अब उनके अंदर अपने देश के प्रति देश प्रेम था, है ना, तो दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया। तो देखिए यहाँ पर तो वार फोर्स आउट रशिया, तो लैंग्वेज इम्पोज एवरीवेयर इन 1831 में, है ना। तो देखिए 1831 में एक आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह जो है रशियन के अगेंस्ट जो है वो पोलैंड के लोगों ने किया, बट इट वाज क्रश्ड, है ना, इसको दबा दिया गया था, इट वाज क्रश्ड। तो मेंबर ऑफ क्लर्जी के जो मेंबर थे, तो यूज लैंग्वेज एज ए वेपन, इन्होंने एक लैंग्वेज को एक हथियार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया था रशियन का विरोध करने के लिए, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट लैंग्वेज को उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पॉलिश लैंग्वेज यूज फॉर चर्च गैदरिंग, इन्होंने कहा कि हम तो चर्च के अंदर रशिया फोर्स कर रहा है कि भाई आप जो रशियन लैंग्वेज में, भाई चर्च के अंदर जो प्रेयर्स होंगी वो सब रशियन लैंग्वेज में होंगी, बट पोलैंड के जो पीपल थे दे रिफ्यूज, है ना। उन्होंने क्या कहा कि दे यूज फॉर चर्च गैदरिंग पॉलिश लैंग्वेज एंड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, की जितनी भी हमारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सब की सब जो है किसमें होंगी, पॉलिश लैंग्वेज में होंगी। इसका रिजल्ट क्या निकला, भले इन्होंने कहा हम देश प्रेम नहीं छोड़ेंगे अपने देश के, तो देखो वहां के जो बिशप जो थे, प्रीस्ट जो थे, देवर पुट इन जेल। तो रशियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब वो रशिया फोर्स कर रहा था, तो उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डाल दिया, और या उन्हें सेंड टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज, है ना, फॉर देयर रिफ्यूजल, कि भाई इन्होंने जो था साइबेरिया एज एग्जाइल बाहर भेज दिया, क्योंकि इन्होंने जो था रशियन अथॉरिटीज की बात को मानने से मना कर दिया था। तो ये एग्जाम्पल हमें क्या दिखा रहे हैं कि देश प्रेम जो है वो केवल हम वॉर से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने से ही नहीं शो कर सकते हैं, हमें अपने देश की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, जो फोक कल्चर है जिसके अंदर हमारी लैंग्वेज भी है, हमारी फोक डांसेस भी है, म्यूजिक भी है, तो हम उनके प्रति उनका इस्तेमाल कर सकते हैं देश को आगे जोड़ने के लिए। चलिए।